So far we have studied inequality in triangle. We have studied two inequality in triangle. So far we have studied two inequality in triangle. क्या inequality थी? अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक, कोई ट्रायंगल है मेरे पास, देन अगर मेरे पास ट्रायंगल है वो तीन साइड हैं इसमें ए बी सी, तो क्या था? सम कौन सा ऐसा होगा? क्या सम किसका? टू साइड का सम ऑफ टू साइड, सम टू साइड क्या है? सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। एक तो इनइक्वालिटी खुशबू ने हमारी बता दी, एक तो इनइक्वालिटी ये हो गई, एक इनइक्वालिटी ये हो गई, दूसरी इनइक्वालिटी एक और है, क्या है? डिफरेंस। अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं टू साइड, किसका? अगर डिफरेंस की बात करता हूं, डिफरेंस ऑफ टू साइड, वो क्या होगा? हमेशा थर्ड साइड से कम होगा। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, यू आर गिवन विद 1-2 ऑप्शंस। अच्छा, अब ये हमने अर्लियर क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 7th में या 6th में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको नहीं पता थी, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो देख लो, रिवाइज कर लो, और अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम आगे बढ़ने वाले हैं ट्रायंगल में। अगर किसी ट्रायंगल में ये तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स थी, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड थी। अब हमारी क्लास 9th में क्या है? अगर मैं बात कर रहा हूं, ये मेरे पास ट्रायंगल एबीसी है, तो अगर एंगल बी सी के बराबर भी हो सकता है, सी से छोटा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, और सी से बड़ा भी हो सकता है। ये केसेस तो हो सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के लिए, जनरल वैल्यूज है, जो तो आपको भी समझ आ रहा होगा। तो आपने अभी तक ये केस पढ़ा था, आपने कौन सा केस पढ़ा था? आपने ये केस पढ़ा था, ये केस पढ़ते आ रहे थे। अगर बी और सी बराबर हो गए तो ट्रायंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस। तो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाता था? आइसोसेलेस। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इस पे हमने कई क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? अगर एंगल बी और सी में क्या है? डिफरेंस आ जाए तो क्या होगा? तो अगर एंगल बी और सी में डिफरेंस आ जाए तो देखो, अगर एंगल बी सी से बड़ा है तो क्या है? जो बी के सामने वाली साइड होगी और जो सी के सामने वाली साइड होगी, उनमें भी इनइक्वालिटी लगेगी। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वालिटी है। इक्वालिटी मतलब क्या? ये इक्वालिटी है, आप समझो। इक्वालिटी, मैं बात कर रहा हूं इनइक्वालिटी की मतलब चीजें बराबर नहीं है, डिफरेंस आ रहा है। तो इक्वालिटी तो ये थी, इक्वालिटी। अब मैं बात कर रहा हूं इनइक्वालिटी की। तो बी सी से बड़ा होगा या छोटा होगा? तो अगर बी सी से बड़ा होता है, केस हमारा ये केस है, एक केस, ये केस पहला केस तुम पढ़ चुके हैं, ये हमारा दूसरा केस, ये हमारा तीसरा केस। अच्छा, हमने पहले क्या ये वहां पे कौन सा ले रखा है? तीसरा केस ले लिया, तो इसको दूसरा कर लेते हैं। अच्छा, या इसको हम लोग बदली कर लेते हैं, हाँ। अगर दूसरा केस बी सी से बड़ा है, तो बी के सामने वाली साइड कौन सी है? बी के सामने वाली साइड है AC, तो मैं AC यहां पुट करता हूं। AC और C के सामने वाली साइड AB में एक रिलेशन होगा, क्या? जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड जो एंगल बड़ी होगी, ठीक है, जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी। ये रिलेशन है। एक ये हो गया। तो दूसरा क्या? अगर एंगल बी एंगल सी से छोटा होगा तो बी के सामने वाली साइड AC छोटी होगी। ये है हमारे क्लास 9th में। क्लास 9th में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग क्लास 7 की चीजें भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इनइक्वालिटी, ये है सम इनइक्वालिटी ऑफ साइड्स, ये डिफरेंस इनइक्वालिटी ऑफ साइड्स,
और ये क्या है, ये है हमारी एंगल इनइक्वालिटी। तो आप ये मत समझो ये आप भूल गए, ये आपको तंग करने वाली है। क्लास 11th में जो मैथ्स लेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आएगा और कभी कभार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा, कभी कभार यू विल गेट दैट क्वेश्चन डायरेक्टली, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ी है, लेकिन वो अगर आपको आती है तो आपके लिए चीज़ें लिटिल बिट आसान हो जाएंगी, थोड़ी बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि आगे मैथ बहुत ही अपना विकराल रूप लेने वाली है। लेकिन आपके लिए सरल ही रहेगी, टफ उसके लिए होगी जो टफ बनाएगा, जो चीज़ें एक्सप्लोर करेगा, देखो ये चीज़ें हैं तो एक्सप्लोर करने वाली बात ही, चीज़ें एक्सप्लोर करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ें एक्सप्लोर करेगा उसके लिए मैथ्स टफ और टफ होती चली जा रही है, और जो याद करके चलेगा वो तो हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा, उसके लिए कोर्स हमेशा कम रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी 7.4 का पहला क्वेश्चन। 7.4 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दैट इज, लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द एक्सरसाइज 7.4। 7.4 का पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। अच्छा, इवन देन बेटा, अगर आप लोग ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हो, ओलंपियाड की जो बच्चे मैथ्स में करना चाहते हैं वो अपने क्वेश्चंस लगाते रहो, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे हमको एक ही पीरियड मिलेगा, तुम नहीं कर पाएंगे। अगर आप मुझे क्वेश्चंस लेके आओगे जो आपको फंसेगा, हम उसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, ठीक है। क्योंकि ओलंपियाड का पेपर, ओलंपियाड भरोगे कि नहीं भरोगे, भरते हो कि नहीं भरते हो, कौन कौन भरेगा, यस लिख के थोड़ा ये कमेंट में मैसेज करो, कमेंट में मैसेज करके बताओ कौन कौन भरना चाहता है ओलंपियाड, भरेगा, कौन इंटरेस्टेड है। कोई नहीं, आकृति वेरी गुड, सुचित, सौर्या, खुशबू वेरी गुड, काफ़ी बच्चे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओलंपियाड आपको भरना चाहिए बेटा, आई वांट टू टेक पार्ट, वेरी गुड। तो ये इनकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली दे दी जाएगी जब फॉर्म आउट होंगे, या सीएम सर रिस्पॉन्सिबल हैं, वो बताएंगे आपको, ठीक है। मैं भी मैसेज डालूंगा, ओलंपियाड की तैयारी शुरू कर दो। तैयारी करने का मतलब है, एक तो एनसीईआरटी तो लगा ही रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आती है, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओलंपियाड की बुक भी आती है, मैं सॉल्व कराऊंगा पूरी। अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, देखो बेटा मैं बहुत मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ अगर मेहनत करने वाला हो, ठीक है, मैं ओलंपियाड की पूरी बुक सॉल्व करा दूंगा, कैसे, लेकिन वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। या तो पॉसिबल बुक अगर आपको लेनी है ले सकते हो, अदरवाइज या मैं ये करूँगा उसके वीडियो बना के डालूँ, क्योंकि बेटा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो हम एनसीईआरटी कवर कर पाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं हमको। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन मैंने बुक से निकाला है, ओलंपियाड की बुक देख रहा था तो मैंने देखा कि क्या अब तक पढ़ चुके हैं हम लोग। लेकिन फॉर ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू, जब हमारा पेपर होगा उससे पहले हमारा सिलेबस पूरा होना चाहिए। वो कैसे पॉसिबल है भाई, जब ओलंपियाड का पेपर होगा वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारा सिलेबस पूरा कर लें। तब तक मैं तो कर सकता हूँ, बच्चे हमारे पीछे रह जाएंगे, बीच में हाफियरली आएगा, रिवीजन चलेगा, बच्चे बार बार तो सिलेबस पूछते हैं। कल मेरे पास एक कॉल आया, मैं नाम नहीं बताऊँगा, कल कॉल आया, सर मेरा 9th क्लास का रिटेस्ट है, मुझे सिलेबस बता दीजिए। बताओ, ये मुझे हंसी आती है, हमको नौकरी कर रही है, हमने ओके बेटा बताते हैं यार। सिलेबस आजकल इंटरनेट की दुनिया में सिलेबस पूछ रहे हो आप लोग, इंटरनेट की दुनिया में सिलेबस पूछ रहे हो। आरडी शर्मा हर बच्चे ने लाके रखी हुई है, सिलेबस पूछने का मतलब क्या रह गया। जिसको 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करना है उसको 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी, और आपको पता है कि हाँ जब 1 किलोमीटर की दौड़ लगा रहा हूं तो 100 मीटर का रिकॉर्ड पता होना चाहिए, कैसे दौड़ना है ये पता होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। कहाँ पे दौड़ना है, कहाँ दौड़ना है, जहाँ पे दौड़ रहे होगे सभी दौड़ रहे होंगे। तो सिलेबस ठीक है पता होना चाहिए, दैट इज ओके। लेकिन जब आरडी शर्मा लेके, तो आरडी शर्मा आपने क्यों ली, जब आप सिलेबस में ही अपने आप को बांधना चाहते हो। अभी क्या है, सीबीएसई बोर्ड से दोबारा से वो जारी हो जाएगी गाइडलाइंस कि ये मत पढ़ाओ वो मत पढ़ाओ। कई टीचर वेट कर रहे होंगे कि मैं ये ना पढ़ाऊँ वो ना पढ़ाऊँ। मैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराता हूँ, और उसके अलावा आपको डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करता हूँ। तो आप लेवल समझो बेटा,
अगर आप ऐसा टीचर ढूंढ रहे हो कि जो मुझसे ज़्यादा लगाए बैठे हो कि मैं केवल लिमिटेड पढ़ाऊंगा, तो आप कहीं ना कहीं फॉल्ट पे हो। मैं आपको जितना टाइम मिलेगा पूरे में, देखो समझाने का मैटर ज़्यादा है,